time become death, the destroyer of worlds? I suppose we all thought that, one way or another. एक प्लेन जो बिना रोशनी और आवाज के उड़ता है और उसे देखकर माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि एक 50 मीटर लंबी चीज आखिर रडार में दिखती क्यों नहीं, और क्या ये किसी चिड़िया से इंस्पायर है। बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में और जानेंगे B2 की कमाल की इंजीनियरिंग और इसके पीछे की स्टोरी। तो शुरू करते हैं। 1975 के कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया था कि वो अमेरिका के वॉर प्लेन्स को इजीली डिटेक्ट करके मार गिराते थे। और उस टाइम अमेरिका यूज करता था B-52, जो कि इतना कैपेबल था कि किसी शहर को एक झटके में तबाह कर दे, बट इतना कैपेबल नहीं था कि सोवियत के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। सोवियत के डिफेंस सिस्टम B-52 को टारगेट पे रीच करने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेते थे और हवा में ही बूम कर देते थे। और ये अमेरिका के लिए सच में बहुत दिक्कत की बात थी। और उस टाइम अमेरिका को नीड थी एक ऐसे वॉर मशीन की, एक ऐसे वॉर प्लेन की जो रडार में डिटेक्ट ना हो और एनिमी टेरिटरीज के डीपर जाकर न्यूक्स एंड बॉम्ब्स डिप्लॉय करे और बिना डिटेक्ट हुए वापस आ जाए। और ऐसे ही प्लेन्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम की फॉर्मेशन की जाती है, ATB, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम, जिसका मोटिव ही यही होता है कि अमेरिका के लिए ऐसे प्लेन्स डिजाइन करना जो अमेरिका को वॉर में वापस खड़ा कर दें। और 1978 में नॉर्थरूप कॉर्पोरेशन को ATB का प्रोजेक्ट मिल जाता है। नॉर्थरूप कॉर्पोरेशन कई दशकों से अमेरिका के लिए प्लेन्स डिजाइन कर रहे थे। इनफैक्ट 1940s में नॉर्थरूप कॉर्पोरेशन के फाउंडर जैक नॉर्थरूप ने एक कॉन्सेप्ट प्लेन डिजाइन किया था जिसका नाम था द फ्लाइंग विंग्स। इमेजिन करो एक ऐसा प्लेन जिसका ना तो हेड है ना ही टेल है, बस विंग्स हैं। और 1947 में ये अपनी पहली उड़ान भरता है और इसका नाम होता है YB-49। ये प्लेन मैसिव होता है और इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होता है। जैक नॉर्थरूप ने अपने समय से बहुत आगे की चीज डेवलप कर दी थी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण प्लेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और इसमें टेल भी नहीं थी, जिसकी वजह से प्लेन बिल्कुल स्टेबल भी नहीं था। US एयरफोर्स को ये कॉन्सेप्ट प्लेन बिल्कुल पसंद नहीं आता और 1949 में वो सारे YB-49 को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे देते हैं। भाई जैक नॉर्थरूप का तो दिल ही टूट गया होगा। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। बट जैसा कि 1978 में ATB का प्रोजेक्ट नॉर्थरूप को मिल गया था और अब उनके ही हाथ में था अमेरिका की आन बान शान को बचाना, तो वो फ्लाइंग विंग्स को वापस से जिंदा करते हैं, बट इस बार 1980s की टेक्नोलॉजी के साथ। और फिर नॉर्थरूप कॉर्पोरेशन एक ऐसी चीज बनाने में लग जाते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि एक 100 टन के ऑब्जेक्ट को जो 50 मीटर लंबा है उसे तुम रडार से गायब कैसे करोगे। सबसे पहले इसके लुक्स की बात करते हैं। इसका ये आइकॉनिक शेप जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये किसी एलियन स्पेसशिप से कम भी नहीं लगता। इसका ये आइकॉनिक शेप इसे कमाल के एरोडायनामिक्स तो देता ही है, साथ में इसके रडार क्रॉस सेक्शन एरिया को इतना कम कर देता है कि ये किसी कबूतर के साइज का हो जाता है। तुम ये कंपैरिजन देख सकते हो बिटवीन अ नॉर्मल वॉर प्लेन एंड अ B-2 स्पिरिट। इसके मटेरियल की बात करें तो असली जादू वहां पर होता है क्योंकि B-2 की स्किन को कोट किया गया है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, जो कि रडार सिग्नल को डिफ्लेक्ट करने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है। इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। B-2 की पूरी बॉडी ही स्मूथ है, इसमें थोड़ी सी भी रफनेस नहीं है क्योंकि रफनेस रडार सिग्नल को डिफ्लेक्ट कर सकती है और इसे इनविजिबल से विजिबल बना सकती है। 1947 में फ्लाइंग विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसके अनस्टेबल नेचर की वजह से, पर B-2 में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फ्लाई करता है फ्लाई बाय वायर सिस्टम से, जो कि इतना एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये B-2 को बिल्कुल स्टेबल बना कर रखता है। और इस फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वजह से B-2 ऐसे करतब कर सकता है जो नॉर्मल प्लेन्स के लिए इम्पॉसिबल है। B-2 में 4 जनरल इलेक्ट्रिक F-18 GE 100 टर्बो फैंस लगे हुए हैं, बट ये दिखते नहीं है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की बॉडी के काफी डीप में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हीट और इंफ्रारेड सिग्नेचर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है B-2 का। बस ऐसा समझ लो कि जब ये चलता है तो पीछे कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता। नॉर्थरूप ने बिल्कुल वही चीज बना ली थी जो अमेरिका को चाहिए थी, एक ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल बॉडी जिसपे रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग है जो इसे इनविजिबल के साथ साथ लाइट वेट भी बनाती है। 1979 में जब ये अपनी पहली उड़ान भरता है तो ये प्रूव हो जाता है कि ये अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। एक बॉम्बर जिसका पेलोड 18,000 किलो का है, जो कि बोथ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स कैरी करता है, जिसमें शामिल है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और MOP, जो कि इतने मैसिव नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स
बॉम्ब्स हैं जिसे सिर्फ B2 ही कैरी कर सकता है। वेपन्स के साथ साथ इसकी रेंज भी कमाल की है। ये एक बार फ्यूलिंग करने पर 12,000 किलोमीटर की रेंज देता है और अगर एरियल रिफ्यूलिंग कर दी तो ये रेंज ग्लोबल बन जाती है। ये एक बॉम्बर होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की दुगनी ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसे किसी भी वेदर कंडीशन में कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कॉकपिट में होते हैं 2 लोग जिनके सामने होती है वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी। बट ये सारी क्वालिटीज एक कॉस्ट में आती हैं और वो कॉस्ट है $2 बिलियन की। और इसके इतने महंगे होने की वजह है इसका वर्ल्ड क्लास टैग, इसमें मटेरियल जो यूज हुआ है और कई सारी ऐसी चीजें जो अनडिस्क्लोज्ड है। अर्ली 1980s में B2 की टोटल 21 यूनिट्स बनाई गई थी और इसे अब तक मेंटेन किया जाता है और साल दर साल जरूरी एडवांसमेंट भी किया जाता है। बट डेफिनेटली $2 बिलियन बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज की GDP भी इतनी नहीं है। इसलिए अमेरिका अब ऐसे बॉम्बर्स पे काम कर रहा है जो साइज में भी छोटे होंगे और कॉस्ट भी कट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इस वीडियो के लिए इतना ही।